तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन जो हमने पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स का, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और हमारा अगला टॉपिक होगा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो देखो सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं इकोनॉमी के अंदर। तो बच्चों ये जो है 3 पॉइंट्स हैं इसके, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। देखो इकोनॉमी के बारे में हम लोग प्रोडक्शन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या क्या होता है भाई, प्रोडक्शन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डिस्पोजिशन होती है गुड्स की। तो एक्चुअल में स्टार्टिंग तो हम प्रोडक्शन के साथ करते हैं। तो प्रोडक्शन के अंदर ही हमारी मतलब एक जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो क्या क्या प्रॉब्लम है, वही मेन सेंट्रल प्रॉब्लम है और बाकी सारी प्रॉब्लम्स इसी के आसपास होती है। ठीक है, तो मेन जो प्रॉब्लम है 3, वो ये है कि सबसे पहले वी हैव टू डिसाइड कि हमें प्रोड्यूस क्या करना है। ऐसे ही थोड़ी कुछ भी प्रोड्यूस कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम कहेंगे कि अच्छा ठीक है, ओके वी हैव डिसाइडेड कि हम ये प्रोड्यूस करेंगे, बट हाउ टू प्रोड्यूस, इसको प्रोड्यूस कैसे करेंगे। प्रोड्यूस करने के बहुत तरीके होंगे, हम कम फायदे वाला करेंगे, ज्यादा फायदे वाला करेंगे, दैट डिपेंड्स। ठीक है, फिर उसके बाद एक बात सोचो कि आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया और कम दाम में भी बनाया, बट किसके लिए बनाया आपको पता ही नहीं, कोई खरीदने वाला ही नहीं है। तो मेन चीज ये भी तो आ गई, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जाए। तो इन तीनों पॉइंट्स को थोड़ा एक्सप्लेनेटिव फॉर्म में हम पढ़ेंगे अभी। नाउ सी व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर क्या क्या चीज होती है। यहाँ पे आप एक आइटम सेलेक्ट करोगे, गुड्स हो सकती है, वो सर्विसेज भी हो सकती है, एंड क्या आइटम है वो भी, और क्वांटिटी भी, क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस के। नाउ हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होता है, एक्चुअली ये क्या रेफर करता है कि आप कैसे उसको प्रोड्यूस करोगे, किस टेक्निक के साथ। तो आप यहाँ पे किसका सिलेक्शन करते हो, टेक्निक का सिलेक्शन करते हो। टेक्निक मतलब सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। और जब मैं बात करता हूँ ना टेक्निक की, यहाँ पे मेजरली दो टाइप की टेक्निक होती है। एक इसको बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, तो LIT भी बोला जाता है इसका शॉर्ट फॉर्म, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब देखो दोनों में फर्क क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, लेबर का ज्यादा यूज करते हैं, मोर लेबर इज यूज। यहाँ पे मोर लेबर इज यूज एंड लेस कैपिटल। अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे कैपिटल क्या है, कैपिटल का मतलब यहाँ पे मशीनरी से रिलेटेड हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर फार्मिंग करनी है तो मान लो कि आजकल क्या कहते हैं, ट्रैक्टर ज्यादा यूज कर रहे हैं, हार्वेस्टर यूज कर रहे हैं, कंबाइन मशीन आती है फार्मिंग की, वो यूज कर रहे हैं। तो ये जितनी भी मशीन है ना उसको कैपिटल बोला जाएगा। और अगर वो मशीन की जगह लेबर यूज कर रहे हैं तो वो लेबर इंटेंसिव फार्मिंग कहलाएगी। लेकिन अगर आप मशीन ज्यादा यूज कर रहे हो तो उसको बोलेंगे कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग। ठीक है, तो सिर्फ फार्मिंग में नहीं, ये क्या कहते हैं किसी भी चीज के प्रोडक्शन में होता है। तो जब बोला जाएगा लेबर इंटेंसिव वर्क है ये, यानी वहां पे लेबर ज्यादा यूज होगी, मशीनरी कम यूज होगी। और जब बोला जाएगा कैपिटल इंटेंसिव है तो यहाँ पे लेस लेबर एंड मोर कैपिटल इज यूज्ड। कैपिटल का मतलब मशीनरी, मैं फिर से बता रहा हूँ, कैपिटल का मतलब होता है आपका मशीनरी, फॉर्म ऑफ मशीन्स होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप पढ़ेंगे फॉर हुम टू प्रोड्यूस। देखो आपने व्हाट टू प्रोड्यूस भी कर लिया, क्वांटिटी भी डिसाइड कर ली, आपने कैसे प्रोड्यूस किया ये भी देख लिया, बट किसके लिए। तो यहाँ पे हम लोग किससे रिलेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द इंडिविजुअल विद इन द इकोनॉमी। तो अब बात करते हैं वो जो आपने गुड्स प्रोड्यूस करे हैं ना, उसके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड बात करते हैं कि आपने किसके लिए प्रोड्यूस किया है। राइट, अब मान लो एक इलाका ऐसा है जहाँ पे बूढ़े लोग ज्यादा रहते हैं, तो क्या कोई खिलौने लेके वहां पे जाएगा उस इलाके में, ऑफ कोर्स नॉट। उसको डिस्ट्रीब्यूशन वहां की करना नहीं है। तो हमने क्या किया, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि अच्छा हमने ये प्रोडक्ट इस कैटेगरी के लोगों के लिए बनाया है। तो यहाँ पे देखो, इट रिलेट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज among the individuals within the economy। इसका मतलब that is selection of category of people
जो हमारे गुड को कंज्यूम करेंगे उसका सिलेक्शन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी मतलब देखो जैसे ऑडी गाड़ी हो गई, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई, तो ये ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे कि यार ये ज्यादा रिच लोगों के लिए बनाई गई चीज है, कोई गरीब के लिए नहीं। तो उनका सिलेक्शन है। वो जो मर्सिडीज वगैरह है वो किसके लिए प्रोड्यूस कर रही है? होम टू प्रोड्यूस फॉर रिच पीपल। ठीक है। आपको उनको पता है कि भाई उनको कंफर्टेबल गाड़ी बनानी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, कितनी गाड़ियां बनानी है ये भी उन्हें पता है, कैसे बनानी है ये भी पता है, एंड फॉर हुम उनको पता है कि वो रिच लोगों के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब हो जाती है तो उसकी गाड़ी की कंपनी बहुत ही बढ़िया चलने लगती है। तो इन शॉर्ट आपने ये तीनों चीजें सेंट्रल प्रॉब्लम्स को यहाँ पे पढ़ लिया है। तो अब हम पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो ये बहुत एक कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर देखो आप एक बात समझो। देखो सोसाइटी के अंदर जो है काफी सारी चीजें, मतलब सोसाइटी के अंदर चीजें तो बहुत है, बट देर इज ऑलवेज अ स्कार्सिटी। तो आपको हमेशा क्या करनी पड़ती है? चॉइसेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जस्ट इमेजिन कि क्या कहते हैं, आपकी एक सैलरी है 1 लाख, राइट? आपकी एक जॉब लगी है, वो है 1 लाख की जॉब लगी है। ठीक है। इसके साथ साथ आपको 2 या 3 जितने भी है जॉब ऑफर्स और भी आ जाते हैं। मान लो एक जॉब ऑफर आया आपके पास 85,000 का, दूसरा जॉब ऑफर आ गया आपका 90,000 का। तो आपको क्या करना पड़ा? तीनों जॉब्स तो आप कर नहीं सकते, आपको एक ही जॉब करनी पड़ेगी। तो आपने क्या किया? आपने तो ये वाली जॉब सेलेक्ट कर ली क्योंकि ये तो मैक्सिमम वाली है। तो आपने नेक्स्ट बेस्ट कौन सी थी जो आपने सैक्रिफाइस करी? वो आपने करी है 90,000 वाली। नेक्स्ट बेस्ट कह रहा हूं मैं। तो यानी कि वो ये नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था जो आपने फॉरगोन कर दिया, मतलब जाने दिया नेक्स्ट बेस्ट ये जो ऑप्शन था। तो इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है। तो यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की अगर हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट, ध्यान रखना, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, राइट? इसका एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ। मान लो कि आप एक फैक्ट्री बना रहे हो, क्या कहते हैं, उसके लिए लैंड, लेबर एंड कैपिटल तीनों चीजें लग रही हैं। ठीक है। आप फैक्ट्री के अलावा और क्या कर सकते थे? आप उस फैक्ट्री के अलावा कुछ घर बना सकते थे, राइट? तो वहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? वो घर हो गए जो उस फैक्ट्री की जगह बन सकते थे, वो घर हो गए उसके क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब देखो अब इस वर्ड को देख लो, आपको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। जैसे 1 लाख की अगर आपको ये जॉब चाहिए तो आपको 90,000 वाली कॉस्ट चुकानी पड़ेगी, मतलब आपको ये नहीं लेना, ये नहीं ले रहे आप। तो यानी ये सैक्रिफाइस करना पड़ा ना, ये सैक्रिफाइस ही होता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अब मैं आपको इसको इन अदर वर्ड्स भी लिखवाऊंगा। इन अदर वर्ड्स इसकी डेफिनेशन को क्या लिख सकते हो? द अमाउंट ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज दैट मस्ट बी sacrificed to obtain more of any one good is called the opportunity cost of that good। देखो अब हम इस डेफिनेशन की इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखेंगे तो देखो क्या क्या है इसमें। द अमाउंट ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज दैट मस्ट बी सैक्रिफाइस्ड टू ऑब्टेन, देखो, मोर ऑफ एनी वन गुड। मतलब आप किसी और, जैसे यहाँ पे मान लो 10 एप्पल्स हैं और क्या कहते हैं 9 ऑरेंजेस है। ठीक है।
तो आपने ये 10 एप्पल्स खाने हैं, आपको ज्यादा लग रहे हैं, आपको ये ज्यादा बेटर लग रहा है, तो आपको, मैं अगर बोलता हूँ ये चीज आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो इन 10 एप्पल्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? ये 9 ऑरेंजेस। आपको ये सेक्रीफाइस करने पड़े टू गेट मोर ऑफ वन गुड, यानी टू गेट मोर ऑफ एप्पल्स यू हैव टू सेक्रीफाइस दीज 9 ऑरेंजेस। ये जितने भी है 9 ऑरेंजेस, और भी मैं जितनी भी चीजें रख दूंगा वो सारी आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ी फॉर दीज 10 एप्पल्स। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ आफ्टर दिस टॉपिक वी विल स्टडी द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो बच्चों अब हम ये देखेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, इसकी शॉर्ट फॉर्म है पीपीएफ, या फिर इस फ्रंटियर की जगह हम लोग कर्व वर्ड भी यूज कर देते हैं, तो ये बन जाता है पीपीसी। बोथ आर एग्जैक्टली द सेम थिंग। ठीक है, अब बात आती है ये है क्या। देखो इस नाम को पढ़ो, क्या लिखा है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का मतलब देखो कहाँ से आया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वर्ड। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, जब हम कुछ चीज का प्रोडक्शन करते हैं ना, तो वी हैव सो मेनी चॉइसेस टू मेक। यहाँ पे क्या कहते हैं, हमें चॉइसेस करनी पड़ती है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो क्या कहते हैं, मेरे को एक प्रोडक्शन करना है, ठीक है, मैं किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ना मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मान लो दो चीजों का। क्या कहते हैं, मेरे पास रिसोर्सेज है, कुछ फिक्स्ड रिसोर्सेज पड़े हुए हैं मेरे पास, जिस पे मैं पैसे लगा सकता हूँ। ठीक है, ये फिक्स्ड रिसोर्सेज है मेरे पास। अब इन फिक्स्ड रिसोर्सेज की हेल्प से मैं कितना कितना अमाउंट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। मान लो कि मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ एक ट्रैक्टर की और एक हार्वेस्टर। ठीक है, एक हार्वेस्टर प्रोड्यूस करना चाहता हूँ और ट्रैक्टर। अब मेरे पास एक चीज का ध्यान रखना भाई, मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड हैं। तो मैं इन फिक्स्ड रिसोर्सेज की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ। मान लो कि ये जो है हार्वेस्टर बड़ा महंगा है, कॉस्टली है, और ये है थोड़ा सा सस्ता। तो मैंने प्रोड्यूस कर दिए 100 ट्रैक्टर। अगर मैं 100 ट्रैक्टर प्रोड्यूस कर रहा हूँ ना, तो ये क्या कहते हैं, ये लेस कॉस्टली है, थोड़ा सा कम है। ठीक है, ये थोड़ा चीप है, ये थोड़ा डियर है। 100 ट्रैक्टर प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सिर्फ क्या कहते हैं, मान लो 30 की हार्वेस्टर प्रोड्यूस कर पाता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं हार्वेस्टर कर देता हूँ प्रोड्यूस 50, तो यहाँ पे ट्रैक्टर मेरे काफी कम हो जाते हैं। अगर हार्वेस्टर मैंने 20 बढ़ा दिए, तो ट्रैक्टर मेरे कम से कम 30 से 40 कम हो जाते हैं। ये मैं फिर सिर्फ 60 कर पाता हूँ। ठीक है, ये फिक्स रिसोर्सेज। अगर मैं 100 ट्रैक्टर कर पा रहा हूँ तो 30 हार्वेस्टर होंगे। अगर मैं 50 हार्वेस्टर कर पा रहा हूँ तो 60 होंगे। तो मतलब ये ऐसा चलता रहेगा, ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं कि ये भी पॉसिबिलिटी है मेरे प्रोडक्शन की, ये भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। फिर क्या कहते हैं, मैं इसको और चेंज कर सकता हूँ। अगर मान लो मैं अगर 50 ये है, तो अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, 60 कर देता हूँ, तो मान लो ये आपका और भी वो चले जाता है, 20 नीचे गिर जाता है, दैट इज 40 कर पाता हूँ। तो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और भी ज्यादा ऑप्शंस के साथ बन सकते हैं, बट समझाने के तौर पे मैंने सिर्फ दो आइटम्स की यूज किया है। तो इन शॉर्ट आपको क्या बता रहा हूँ कि प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज हैं जो मैं कर सकता हूँ, और इन्हीं पॉसिबिलिटीज को जब मैं एक कर्व पे रिप्रेजेंट कर दूंगा ना, मान लो मैंने एक अभी रफली बता रहा हूँ, फिर मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा। यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया ट्रैक्टर, यहाँ पे मैंने लिख दिया मान लो नंबर ऑफ हार्वेस्टर, नंबर है, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रैक्टर, नंबर ऑफ हार्वेस्टर, ये यूनिट्स में, 1 यूनिट 100 यूनिट जितनी भी है। तो यहाँ पे देखो ट्रैक्टर की यूनिट्स ये हैं और इसकी ये है। तो मान लो अगर मैंने बोला ट्रैक्टर 100 है, तो यहाँ पे 20-20 का गैप ले लेते हैं, 20 40 60 80 100 120। और यहाँ पे मैं कहते हैं इसको 20 40 60 80 100 120। तो यहाँ पे देखो पहला कर्व क्या बन रहा है भैया आपका, पहला बन रहा है, अगर ये 100 बनेंगे तो ये कितना बनेगा 30। ठीक है, और अगर मान लो आप एक भी हार्वेस्टर नहीं बना रहे, मान लो एक भी हार्वेस्टर नहीं बनाते, आप कितने वो बना सकते हो, मान लो 160 ट्रैक्टर, अगर आप हार्वेस्टर एक भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ये भी एक कॉम्बिनेशन हो गया। यानी
अगर अब आप इसको ना ग्राफ पे प्लॉट करोगे, यानी इफ जीरो हार्वेस्टर, तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये 140 हो जाएगा, 160, तो ये एक पॉइंट बना। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ऐसी और भी पॉइंट्स बन सकते हैं कि अगर आप क्या कहते हैं 30 यूज कर रहे हो, 30 का मतलब ये, तो ये कितने बनेंगे आपके 100, 30 पे आ रहा है 100, तो मतलब एक ऐसे कर्व सा बन जाएगा। ऐसे बना नहीं रहा मैं इसे, आप देखो कि एक कर्व क्रिएट हो जाएगा। क्या कहते हैं, ये 60 पे बन रहा है आपका 40, ठीक है, ऐसा एक कर्व बन रहा है। ये कर्व प्रॉपर बन नहीं पाया, लेकिन ऐसे ही कुछ बनेगा ऐसा। ये जो कर्व बनेगा ना आपका इन कॉम्बिनेशंस का, देखो अगर मैं यहाँ पे उठाता हूँ, ये कॉम्बिनेशन किसका बन रहा है, 60-40 का। यहाँ पे इस पॉइंट को देखो, 40 ट्रैक्टर्स एंड 60 हार्वेस्टर, ये वाला, ठीक है। ऐसे ही 60-50 का भी है कि 60 पे कितना बन रहा है, ये आपका 50 आ जाएगा, मतलब ऐसे। अभी इसको मैं प्रॉपरली आपको ग्राफ की हेल्प से कराऊंगा। तो ये इन शॉर्ट, ये जो कर्व है ना, इसको हम बोलते हैं पीपीसी। तो ये जो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी है ना, उसके कॉम्बिनेशंस जितने भी पॉसिबल है, उसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और ये जो मैंने चीज लिखी है ना, ये ठीक है, इसको अगर मैं टेबल में डाल के एक आध चीज और भी चेंज करूंगा, तो इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल बोला जाता है, दैट इज पीपीएस। तो ये चीजें मैं अभी आपको एक प्रॉपर वे में करके दिखाने वाला हूँ। अब हम लोग इसकी एक डेफिनेशन लिखने वाले हैं। ये जितना भी मैंने आपको बताया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में, इससे रिलेटेड अभी मैं आपको डेफिनेशन लिखूंगा। तो अब आपको वो डेफिनेशन बेटर तरीके से समझ में आएगी, ये नोट करने के बाद। तो वो डेफिनेशन कुछ ऐसी है, पीपीएफ refers to graphical representation of possible combination of two goods। दो से ज्यादा मैं इसलिए नहीं ले रहा यहाँ पे, क्योंकि ग्राफ में आपकी जो एक्सेस अवेलेबल है वो एक्स और वाई एक्सेस ही अवेलेबल है, तो सिर्फ दो ही गुड्स को कंसीडर करना है। टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड with given resources and technology। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो देख लो क्या है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का, और कितने गुड्स, दो गुड्स, जिसको, और यहाँ पे दैट कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। गिवन का मतलब ये चेंज नहीं होने वाली, इसको हम मानेंगे कि ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये अजम्पशन में भी आएगा। तो जब भी हम पीपीएफ बनाते हैं ना, देन वी हैव सर्टेन अजम्पशंस जो हम अज्यूम करते हैं तभी ग्राफ बनाते हैं, वरना वो ट्रू नहीं माना जाएगा। तो अजम्पशंस आर इंपॉर्टेंट, वो मैं लिखवाता हूँ। अजम्पशन से पहले मैं आपको बता देता हूँ इनके अदर नेम्स। पीपीएफ को कभी कभी दूसरे नामों से भी जाना जाता है, वो देख लो नाम कौन कौन से हैं। पीपीसी तो आपको पता ही है, पहला हो गया। फिर इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी इसी को बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के नाम से भी जाना जाता है। अगर कर्व के नाम से, जैसे ये कर्व है, तो फ्रंटियर भी लिख सकते हैं, फ्रंटियर। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रंटियर है, फ्रंटियर का मतलब बाउंड्री होता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री भी बोल सकते हो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोल सकते हो। मतलब कहने का ये है, कर्व, फ्रंटियर और बाउंड्री, ये तीनों की तीनों चीजें यहाँ पे सेम है। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की जगह आप ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो इसके अदर नेम्स क्या हो गए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। These are the other names जो आप यूज कर सकते हो in place of production possibility कर्व। देखिए अब अजम्पशन में सबसे फर्स्ट अजम्पशन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड। हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज है ना, जो हम प्रोडक्शन में यूज करने वाले हैं, वो फिक्स्ड है। बट
ये है कि वो एक यूज से दूसरे यूज में हम लेके आ सकते हैं अनदर। मतलब मैंने अभी आपको ट्रैक्टर और हार्वेस्टर वाला एक एग्जांपल दिया था, तो उसमें मान लो मेरे पास कुछ रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज फिक्स्ड है, मैं उन रिसोर्सेज को ट्रैक्टर के लिए भी यूज कर सकता हूँ, एट द अदर वे मैं उसको हार्वेस्टर के लिए भी यूज कर सकता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ उससे ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर बनेंगे, कुछ और चीज भी बन सकती है, बट वो रिसोर्सेज रहेंगे फिक्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट लाइन देख लो क्या है, द अमाउंट ऑफ रिसोर्स इन इकोनॉमी इज फिक्स्ड बट दीज रिसोर्स कैन बी ट्रांसफर्ड हो सकते हैं वन यूज टू अनदर यूज। सो दिस इज द फर्स्ट assumption। तो इसमें देखिए नेक्स्ट आपकी जो assumption है, विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे सिर्फ हम दो गुड्स के को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सेस अवेलेबल दो है, एक्स एंड वाई एक्सेस, एक पेपर पे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हेयर वी विल कंसीडर द केस ऑफ ओनली टू गुड्स। नाउ नेक्स्ट assumption इसकी ये है कि हमारे पास देखो जो भी रिसोर्सेज प्रेजेंट होंगे ना प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो रिसोर्सेज हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि हम पूरे के पूरे यूटिलाइज कर रहे हैं, वो भी एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। मतलब वेस्टेज मिनिमम, जितनी मिनिमम पॉसिबल है। तो यानी कि हम सारे रिसोर्सेज को फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं, ये अज्यूम करके चलते हैं। देखिए फोर्थ अजम्पशन क्या है, आपके जो रिसोर्सेज होते हैं ना, वो हर तरीके के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। मतलब एक काइंड का प्रोडक्ट, एक टाइप का अगर जो प्रोडक्ट होगा, उसमें आप रिसोर्सेज को ज्यादा बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो एफिशिएंट वे में, और दूसरे प्रोडक्ट में इतना एफिशिएंटली वो यूज नहीं हो पाता। सो व्हेन रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अनदर द प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस। तो जैसे मैंने आपको एक ट्रैक्टर का एग्जांपल दिया था, एक ट्रैक्टर का हो गया और एक हार्वेस्टर का। तो जितना ज्यादा आप ट्रैक्टर प्रोड्यूस कर पा रहे थे उस लिमिटेड रिसोर्सेज में, उतने आप हार्वेस्टर नहीं कर पा रहे थे। तो ये हो गई आपकी नेक्स्ट assumption, resources are not equally efficient in production of all products। लास्ट जो है इसमें assumption, उसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है ना वो कांस्टेंट है। मैंने ऐसा इसलिए कहा, मान लो आप एक ट्रैक्टर को प्रोड्यूस कर रहे हो, अब बीच में ही क्या कहते हैं एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, और अगर वो नई टेक्नोलॉजी आ गई तो अब ऐसा हो सकता है आप ज्यादा ट्रैक्टर प्रोड्यूस कर पा रहे हो उसी उसमें, तो डेटाज आपके बीच में ही चेंज हो जाएंगे। पहले तो आप मान लो कि आज से आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया, एक हफ्ते तक आप कम ट्रैक्टर प्रोड्यूस कर पा रहे हो उसी से, बट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, क्या कहते हैं कोई बढ़िया टेक्नोलॉजी आ गई और आप और ज्यादा ट्रैक्टर प्रोड्यूस कर पा रहे हो, तो हमारा डेटा एक प्रॉपर नहीं रह पाएगा। तो इसलिए हम क्या एज्यूम करके चलते हैं कि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ना वो कांस्टेंट रहेगी। तो पीपीएफ की ये 5 assumptions है जो आपको बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। हम आगे पीपीएफ और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल और पीपीएफ को ग्राफ पे देखेंगे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो we'll try to cover up the rest of the things in the next class। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया हो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड ऑल्सो आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगित क्लासेस।